4 साल पहले नेपाल से मुंबई आया था काम के लिए। आज कुमार एक होटल में शेफ की नौकरी कर रहा है। कुमार के हाथ का बना हुआ खाना ग्राहकों को बहुत पसंद आता है। अरे कुमार भाई, मतलब क्या डालते हो खाने में? खाने का स्वाद तो 10 गुना बढ़ जाता है। मैं ऐसा कुछ नहीं डालता है खाने में। जैसा तुम्हारे घर में खाना बनता है मैं वैसे ही बनाता है। अरे कभी मेरे घर आओ और अपनी भाभी को कैसे खाना बनाते हैं सिखाओ। हम आएगा पर खाना बनाना नहीं सिखाएगा, वरना मेरा मालिक मुझे निकाल देगा। अच्छा ठीक है, मैं यहीं आके खाना खा लूँगा। होटल का मालिक कुमार से बहुत खुश था, क्योंकि कुमार के इस होटल में आते ही होटल चल पड़ा था। होटल में जब भी कोई नई डिश बनती तो सबसे पहले कुमार ही उसे टेस्ट करता। अरे कुमार, ये डिश खा के बताओ कैसा बना है। मालिक खाना तो अच्छा है पर मसाला कम लग रहा है, थोड़ा और मसाला डालो ना। होटल में और भी शेफ थे, पर कुमार की तरह कोई खाना नहीं बना पाता था। होटल में और एक नया शेफ अपॉइंट किया गया था, उसका नाम था छोटू। अरे कुमार भाई, हर कोई आपकी तारीफ करता है, आप कैसे खाना बनाते हो? मुझे भी सिखाओ। अरे छोटू, सबके हाथ का अलग अलग स्वाद होता है। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, मैं खाना बनाना एंजॉय करता है। जिस दिन तू खाना बनाना सीख जाएगा लोग तेरी भी तारीफ करेंगे। अच्छा ऐसा क्या? अब से मैं भी खाना बनाना एंजॉय करूँगा। कुमार को खाना बनाने का शौक है, साथ ही उसे खाना खाने का भी शौक है। कुमार बिना पिज्जा बर्गर खाए रह ही नहीं सकता, उसे फास्ट फूड की आदत लग गई है। अगर ये पिज्जा बर्गर नहीं होता तो मेरा क्या होता? कोई मुझे पूरे साल यही खाना खिलाएगा तो मैं हंसते हंसते खा लूँगा। 1 साल बीत गया। 1 साल पहले कुमार का वेट 65 केजी था और आज कुमार का वेट 95 केजी हो गया है। कुमार के बस स्टॉप पर आने से पहले ही बस निकल गई। कुमार बस के पीछे पीछे भाग रहा था। अरे बस रोक रोक रोक। अरे कम खाया कर मोटे, चलता फिरता हाथी। कंडक्टर की ये बात सुनकर सब लोग कुमार पर हंसने लगे। छी, इसके पसीने से कितनी बदबू आ रही है, मेरे पास मत बैठ। अरे इसकी शक्ल तो देखो, टमाटर की तरह बिल्कुल लाल हो गई है। कुमार बस की आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। ओइले में कितना फीट था, बिना सांस फूले 3-4 किलोमीटर भाग लेता था और अब कुछ दूर भागते ही सांस फूल जाती है। किचन रूम में मालिक और छोटू बातें कर रहे थे। अरे ये कुमार तो हर दिन फैलता जा रहा है। हाँ मालिक, अब तो दिन में सोता भी है। खाना बनाने में लेट वो करे और ग्राहकों की गाली हम सुने। परेशान हो गया हूँ मैं इस कुमार से। तू जल्दी जल्दी कुमार से खाना बनाना सीख और फिर उसे काम से निकाल दूंगा, और सरदर्द नहीं चाहिए मुझे। कुमार किचन के बाहर से सारी बातें सुन रहा था। कुमार अपने मोटापे से बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि आजकल वो मोटापे के साथ साथ आलसी भी हो गया था। अगर मुझे काम से निकाल देगा तो मैं क्या करेगा? मैं आज ही डाइट के डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर साहब, 4 लोगों के बीच में मेरी बहुत बेइज्जती होती है। मेरे मोटापे को लेके ऐसी मेडिसिन दो जिससे मैं पतला हो जाऊं। अरे कुमार, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है। तुम्हें जिम जाना चाहिए और हो सके तो चलना शुरू कर दो। बिल्डिंग की सीढ़ी से चढ़ा उतरा करो, काम पे चल के जाओ, चल के आओ, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑयली और मैदे का खाना बंद करो, हेल्दी खाना शुरू करो। मैं सब कर सकता है पर खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। पिज्जा बर्गर देख के मेरा मन मचल जाता है। अगर तुम्हें मोटापे से छुटकारा चाहिए तो ऑयली और मैदा खाना बंद करना होगा। कुमार ने चलना शुरू कर दिया। सुबह जिम और शाम को वॉक पर जाना शुरू कर दिया, पर होटल में खाना बनाते वक्त वो कुछ न कुछ ऑयली खा ही लेता था। ऐसा पिज्जा होना चाहिए जो मैं खा भी लूं और मोटापा भी नहीं बढ़े। तभी कुमार की नजर मूंग पर जाती है और उसे मूंग का पिज्जा बनाने का आइडिया आता है। वो तुरंत ही अपने आइडिया पर काम करना शुरू कर देता है। मूंग का पिज्जा तो बना दिया है, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। पिज्जा को टेस्ट करते ही वो बहुत खुश हो जाता है। अब ये हुई ना बात, पिज्जा खाकर भी मोटापा नहीं आएगा। अब हर दिन कुमार मूंग का पिज्जा खाना शुरू कर देता है। एक दिन कुमार मूंग का पिज्जा बना रहा था कि तभी मालिक वहाँ आ जाते हैं। अरे ये कौन सा पिज्जा है? मालिक, ये मूंग का पिज्जा है। मैंने ये डिश अपने मोटापे को कम करने के लिए बनाया है। अच्छा, मुझे भी खिलाओ। मालिक को भी मूंग का पिज्जा बहुत टेस्टी लगता है। मूंग का पिज्जा तो बहुत टेस्टी है, इसे भी होटल के पिज्जा मेनू में ऐड कर देते हैं। पर मालिक, कोई खाएगा क्या? ये मूंग का पिज्जा है, सबको तो मैदा का पिज्जा पसंद है। हाँ हाँ, क्यों नहीं खाएंगे, इतना टेस्टी, ऊपर से हेल्दी भी है, सब खाएंगे। पहले होटल के सारे स्टाफ ने पिज्जा खाया, फिर धीरे धीरे ग्राहक भी मूंग के पिज्जा का ऑर्डर देने लगे। कुछ ही दिनों में मूंग का देसी पिज्जा फेमस हो गया। कोई रील्स बनाता,
तो कोई दोस्तों के साथ एंजॉय करके खाते। बच्चे, बूढ़े, मोटे, पतले, सबकी जबान पर मूंग के पिज्जा का स्वाद रह गया और यहाँ मालिक फिर से कुमार पर खुश हो गए और 1 साल में ही वो होटल बहुत बड़ा हो गया। और सिर्फ होटल का भला नहीं हुआ बल्कि कुमार का भी। कुमार आज हेड शेफ बन गया और साथ ही उसने अपना वजन भी कम कर लिया। अब वो 95 केजी से 68 केजी पर आ गया था। कुमार के देसी मूंग के पिज्जा ने तो कमाल ही कर दिया। मुंबई शहर में हरमन और जूही नाम के पति पत्नी रहा करते थे। हाल ही में उनकी शादी हुई थी। हरमन और जूही दोनों को ही घूमने फिरने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने सोचा था कि वो हनीमून के लिए लद्दाख जाएंगे। परंतु हरमन की प्रमोशन होते होते रुक गई थी और उनका ट्रिप वो बुरे मौसम के चलते कैंसिल करना पड़ा। जूही इससे बहुत मायूस थी। ये देखकर हरमन उससे, जूही यार इतना मत मायूस हो जाओ, हम जल्द ही एक रोमांचक ट्रिप पर जाएंगे। हरमन, ये शादी के बाद हमारा पहला ट्रिप होने वाला था। कितने सपने संजोए थे मैंने। मैं मायूस कैसे ना हूँ। और वैसे भी मौसम देख के लगता नहीं कि हम लद्दाख जा पाएंगे। हरमन ये बात भली भांति जानता था, पर वो ये बात जूही से जाहिर नहीं करना चाहता था। एक दिन ऑफिस में जब वो मुंह लटकाए बैठा था, तभी उसका दोस्त रोहन आ जाता है और वो, ओ मेरे गबरू जवान, यूं मायूस क्यों बैठा है? भाभी जी से झगड़ा हो गया है क्या? नहीं यार रोहित, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? हम दोनों ने शादी के बाद लद्दाख जाने की सोची थी, लेकिन 2 विपदाओं के कारण उसे कैंसिल करना पड़ा। एक तो तू जानता ही है, हमारा खराब बॉस, और दूसरा लद्दाख का खराब मौसम। रोहित को अपने दोस्त के लिए बुरा लगा। तभी उसे सहानुभूति देते हुए वो, हरमन, मुझे दुख है कि तुम दोनों वहाँ नहीं जा पाए, लेकिन अगर तुम चाहो तो भाभी जी को तुम मेरे गांव ले जा सकते हो। वहाँ का मौसम और खाना दोनों ही बेहतरीन होता है। भाभी जी को वो जगह जरूर पसंद आएगी। सही में? मैं आज ही उसे पूछ के देखता हूँ। काम से घर आने पर हरमन ने देखा कि जूही कुछ लैपटॉप पर काम कर रही है, तो हरमन उसके पास जाके बैठा और वो जूही से, जूही, क्या तुम मेरे साथ एक छोटे से ट्रिप पर जाना पसंद करोगी? ट्रिप पर? कहाँ? एक बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ चलोगी तो पता चलेगा। अब इतना कह रहे हो तो चलना ही पड़ेगा। कुछ ही दिनों में हरमन और जूही अपने सफर पर निकल पड़े। रास्ते में ठंडी ठंडी हवाएं, खूबसूरत नजारे देखकर जूही का मन खुश हो रहा था और जल्द ही वो रोहित के गांव पहुंच जाते हैं। हरमन और जूही गाड़ी से नीचे उतरे, तभी उनके पास एक आदमी आया जिसने आदिवासियों के वस्त्र पहने थे। गांव में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका गाइड भैरवराज। आप कौन? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मुझे रोहित ने भेजा था आप दोनों को लेने के लिए। हरमन और जूही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ सोच ही रहे थे। तभी भैरवराज बोला, मेरे वस्त्र और चेहरे से चौंकिए मत। मैं जरूर एक आदिवासी हूँ, पर हम बहुत ही लोकप्रिय इंसान हैं। लोगों को जंगल में रहने का अनोखा अनुभव महसूस कराते हैं। आपके जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे मौज मस्ती करने, लजीज खाना खाने आते हैं। आप खुद ही देख लीजिए चल के कैसी जगह है। हरमन थोड़ी शंका में था, लेकिन जूही ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। जूही? हरमन, भूल गए? हमें हमेशा ही नए लोगों से मिलने की चाह रही है। चल के देख लेते हैं ना कि भैरव जी ने हमारे लिए क्या क्या सेवाएं तैयार रखी है। हरमन और जूही एक दूसरे का हाथ थामे आगे जाने लगे। आगे चलते चलते उन्हें कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आए। कुछ औरतें साथ बैठकर सब्जियां काट रही थी और कुछ युवक बैठे लकड़ियों की मेज साफ कर रहे थे। कुछ औरतें चूल्हा जला रही थी तो कुछ औरतें अपने सिर पर 5-5 घड़े लेकर पानी ला रही थी। ये सब देखकर जूही को अपना गांव याद आ गया। हरमन जूही को खुश देखकर खुद भी खुश हो गया। भैरवराज ने उन दोनों को मिट्टी के मकान में सामान रखने को कहा और फिर वो दोनों जंगल की सफर करने निकल पड़े। सफर से आते आते शाम हो चुकी थी। अब गांव में लौटकर वो कुछ देर के लिए आराम कर लेते हैं। फिर भैरवराज उन दोनों को युवाओं के डांस प्रदर्शन को देखने के लिए ले गए। Hinakawa Gachi Baba
जूही और हरमन खुद भी झूम रहे थे उन्हें देखकर। अब रात होने तक दोनों बहुत थक चुके थे। अब दोनों यहाँ ठंडी हवा में आराम कीजिए, मैं काम पर लग जाता हूँ। भैरवराज मुस्कुराया और उसने बैठने को कहा। हरमन और जूही दोनों आश्चर्यचकित होकर सभी आदिवासियों को देख रहे थे। भैरवराज और उसकी पत्नी ने एक बड़ी सी कढ़ाई एक लकड़ी पर चढ़ा दी और नीचे से आग लगाकर वो उसे हवा देने लगे। बाकी की औरतें कटे हुए सब्जियों का थाल लेकर आ रही थी और उसे आदमियों को सौंप रही थी जो उन सब्जियों को कढ़ाई में डाल रहे थे। कुछ आदमी पत्थरों की सहायता से मसालों को कूट रहे थे। उनका मिश्रण भैरवराज को दे रहे थे जो उस मिश्रण को कढ़ाई में डाल रहा था। उसके बाद एक बड़ा सा थाल भर के चिकन लाया गया जिसे कढ़ाई में डाल के भैरवराज चलाने लगा। दूसरी ओर पर कुछ आदिवासियों का जोड़ा चावल पका रहा था और कुछ लोग थाल में जंगल से लाए हुए फल सजा रहे थे। उनके एकता और भाईचारे को देखकर हरमन और जूही मुस्कुरा रहे थे। तो इसे कहते हैं खुशी से जीना। हाँ हरमन, शायद इसे ही कहते हैं संतुष्ट जिंदगी जीना। कुछ ही देर में खाना तैयार हो गया। अब सभी ने मिलकर वहाँ की प्रार्थना बोली। हे वन देवता, खाने के लिए आभार। आभार। सभी एक साथ मिलकर खाना खाने लगे। हरमन और जूही ने जैसे ही भैरवराज ने बनाए हुए चिकन को चखा, वो चौंक गए क्योंकि आज तक उन्होंने इतना अच्छा चिकन कभी नहीं खाया था। उसका स्वाद शहर के चिकन से कई ज्यादा अलग था। दोनों ने चाव से सभी दावत का मजा लिया और फिर तारों को देखते हुए बाहर सभी आदिवासियों के साथ चैन की नींद सो गए। उन्होंने भैरवराज को शुक्रिया अदा किया इतने रोमांचक सफर के लिए। कई सारी अनोखी यादें लेकर वो घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में बातें करते हुए हरमन, जूही, कल तो मजा ही आ गया था। इतने खुशमिजाज लोग और इतना बढ़िया खाना, वाह वाह। सही है हरमन, मैं सोच रही हूँ उनके वेबसाइट पर रेटिंग दे दूँ। जूही ने मोबाइल पर भैरवराज के गेस्ट हाउस और सर्विसेज के बारे में ढूंढा पर उसे कुछ भी नहीं मिला। इस बात से वो दोनों चौंक गए थे और फिर उन्होंने तय किया कि वो भैरवराज और उनके साथियों के कला के बारे में दुनिया को बताएंगे। और फिर क्या था, जूही ने भैरवराज और उनके साथियों के साथ जो फोटोज और वीडियोस लिए थे उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया और जल्द ही भैरवराज का अनोखा खाना और जंगल में रहने का मजेदार अनुभव लोगों तक पहुंच गया और आदिवासियों का वो अद्भुत गढ़ मशहूर हो गया। शुक्रिया रोहित, अगर तुम ये सलाह ना देते ना तो हम इतने अच्छे खाने और इतने अच्छे सफर को हमेशा के लिए मिस कर देते। आखिर गांव किसका है?